ओके सर, चलो। राइट, सो सब लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हो कि इस सेशन का उद्देश्य क्या होता है, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं उनके लिए भी, कि हम आपको एक थोड़ा बहुत ये मार्गदर्शन दे पाएँ, ये बता पाएँ कि इस विषय में किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं, क्या संभव स्रोत हो सकते हैं। क्योंकि इस इम्तिहान में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो शायद इसी बात की है कि आप स्रोतों को ठीक-ठीक समझ पाएँ कि क्या पढ़ना है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, इसमें कहेंगे दो मत नहीं है। अ, एक आध बातें जो मैं हमेशा चाहूँगा कि आपसे वहीं से बात शुरू करूँ। अ, जैसे कि आपको क्या लगता है कि यूपीएससी जो है, कोई एकेडमिक एग्ज़ाम है, क्या है? इसको थोड़ा अगर हम समझ लें तो हमें थोड़ा आसानी हो जाती है समझने में कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। अ, अगर मैं आपसे एक सीधा-सीधा एक निवेदन करूँ कि भाई एक काम करिए मेरे लिए, कि मुझे अपने घर में एक खाना बनाने वाला रखना है, एक कुक रखना है, ठीक? तो आपने कहा ठीक है सर, हो जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। आपने पेपर में एडवर्टाइज़मेंट दिया, इश्तिहार दिया कि एक कुक की ज़रूरत है, एक कुक की ज़रूरत है। कुछ लोगों ने आवेदन किया, आपने बताया उसमें इश्तिहार में कि आपने एडवर्टाइज़मेंट में बताया, विज्ञापन में, कि आप जो है एक परीक्षा लोगे, उसके माध्यम से चयन किया जाएगा, ठीक? आपने परीक्षा ली और जो है परीक्षा में प्रश्न आपने पूछा भिंडी के बारे में लिखिए। अब मिस्टर ए हैं, वो लिख रहे हैं भिंडी के बारे में, उन्होंने आंसर लिखा है भिंडी के बारे में, और पूरा भिंडी की जितनी भी बॉटनी होती है सब लिखा, कि जो भिंडी का वानस्पतिक नाम ये है, भिंडी की का फ्लोरल चार्ट ये है, फ्लोर डायग्राम ऐसे है, जितनी बॉटनी होती है भिंडी की सब लिख दी। आप इस आदमी को रिक्रूट करेंगे? क्यों? हमें तो खाना बनाने वाला चाहिए, ये हमें वो बॉटनिस्ट थोड़ा चाहिए, है कि नहीं? खाना बनाने वाला चाहिए, बॉटनिस्ट तो चाहिए नहीं। बात लॉजिकल लग रही है? आप हम और आप ये गलती नहीं कर रहे हैं, यूपीएससी गलती करेगा? अगर उन्हें एकेडमिशियन चाहिए होते, विषय विशेषज्ञ चाहिए होते, तो ये कहते कि सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो पीएचडी हो, या जिन्होंने कम से कम एमएससी किया हो। हम तो कह रहे हैं आप कोई सा विषय पढ़ के आओ, हमें तो उससे मतलब ही नहीं है। आप अपने मन से, कोई भले ही आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है नहीं पढ़ा है, हमें उससे मतलब नहीं, आप कोई विषय पढ़ के आओ, हम कुछ और चीज आप में देखना चाह रहे हैं। और यही सबसे बड़ी गलती हो रही है। अब जब मिस्टर ए का चयन नहीं होगा और वो ठीक से नहीं समझेंगे, तो अगली बार क्या करेंगे, दो किताबें और खरीद लेंगे बॉटनी की, कि दो और पढ़ लेते हैं। यही है जो आपको बाहर दिख रहा है। आई होप इस एग्जाम्पल से आप पकड़ पा रहे हैं थोड़ी बात। यूपीएससी को चाहिए क्या, वो ये नौकरी किस चीज की है? प्रबंधक की, मैनेजर, सरकार का मैनेजर, फुल स्टॉप। सरकार के लिए जो काम मैनेजर करता है, मैनेजर का काम क्या होता है? ये समझना कि हमारे पास क्या क्या स्रोत है, क्या क्या नियम है, किन नियमों के अंतर्गत दिए गए स्रोतों में ये उद्देश्य प्राप्त हो सकता है। यही तो नियम कहां से मिलेंगे? संविधान से। गवर्नेंस की प्रणाली क्या है तो पता होना चाहिए आपको। असंरचना क्या है, हमारे पास स्रोत क्या है, हमारे पास जो है भौगोलिक स्रोत क्या है, ऐतिहासिक स्रोत क्या है, हमारे पास आर्थिक स्रोत क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। इसीलिए सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। अब मिस्टर ए ने लिखा भिंडी के बारे में, ये लोग बाहर निकल के, बहुत मुश्किल इम्तिहान है, 500 किताबें मैंने पढ़ ली है, 50 और पढ़नी पड़ेंगी, तुमको पहले से ही सब 650 किताब पढ़नी है। अब देख रहे, आपको लगता है कोई 20-21 साल में, 23 साल में जिसका सिलेक्शन हो रहा है, उसने इतनी किताबें पढ़ी होंगी?
और ये जिस हिसाब से बिक रही हैं चीज़ें, और एक-एक डॉक्यूमेंट जो है मैं देख रहा हूँ हज़ार-हज़ार पेज का होता है। कोई व्यावहारिक रूप से पढ़ पाएगा उसको? आप मौलिक गलती कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता था कि इनफैक्ट जो मैंने आपसे अभी कहा कि इस सेशन का उद्देश्य क्या है, आपको थोड़ी क्लैरिटी दे पाऊँ, और मेरा मानना है कि सिर्फ़ मेरे कहने पे मत मानिए, तर्क को यूज़ करिए। आपको तार्किक होना चाहिए। तो मिस्टर ए ने आंसर लिखा, ये बाहर निकलेंगे, बताएँगे कि भाई बहुत मुश्किल इम्तिहान था, क्या ही कहें, बड़ा दिक्कत है, 2 किताबें और पढ़नी है और सब कुछ कर लिया, लेकिन और ये बहुत मेहनत भी करेंगे, सुबह शाम तक मेहनत करेंगे, हो सकता है 12-12, 18-18 घंटे पढ़ें, लेकिन दिशा गलत जा रही है। अच्छा, बी ने जवाब लिखा, मिस्टर बी ने आंसर लिखा, भिंडी रसेदार ऐसे बनाई जा सकती है, सूखी ऐसे बनाई जा सकती है, चूल्हे पे ऐसे बन सकती है, गैस पे ऐसे बन सकती है। ए या बी में से किसको? बी को। अब सी लिख रहा है कि भिंडी रसेदार ऐसे बन सकती है, सूखी ऐसे बन सकती है, चूल्हे पे ऐसे बनती है, माइक्रोवेव पे ऐसे बनती है, जो है इन लोगों को भिंडी खानी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इन लोगों को भिंडी नहीं खानी चाहिए, इनके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है, भिंडी में ये विटामिन, ये मिनरल पाए जाते हैं, ये तत्व पाए जाते हैं। अब बताइए एबीसी में किसको? वही आपसे भी उम्मीद की जाती है। फर्क समझे, बी और सी में क्या फर्क है? बी का डायमेंशन सिर्फ बड़ा संकुचित था, सी जो है बहुआयामी सोच रहा है कि भाई खाना बनाने का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? स्वास्थ्य। खाना खाने का अंतिम उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य। तो एक जो औसत दर्जे का मैनेजर होता है, वो सिर्फ ये देखता है काम हो जाए, और एक जो अच्छा मैनेजर होता है वो क्या सोचता है? अंतिम उद्देश्य जो है वो पूरा हो। तो देश का अंतिम उद्देश्य क्या है? कि देश की प्रगति हो, लोगों का विकास हो। उतनी समझ है कि नहीं है आप में? तो जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्वेश्चन तो वही दिखेगा कि फ्रांसीसियों की सफलता के कारण बताओ, लेकिन आपके आंसर से पता चलेगा कि आप में वो मैनेजरियल गुण है कि नहीं है। और आपने बहुत ज़्यादा एकेडमिक आंसर लिख दिया, बिल्कुल वो कोई जो है बहुत बड़े इतिहासकार का उठा के, वो शायद जवाब नहीं है। या अर्थशास्त्र में कोई बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, व्याख्याएँ कर रहे हैं, वो जवाब नहीं है। जवाब ये होता है कि आप ये समझें कि हाँ भाई, हमारे पास अब जैसे फ्रांसीसियों की असफलता में क्या तकनीकी कारण था, स्रोतों का कैसे बढ़िया प्रबंधन नहीं किया, कैसे उद्देशित नहीं था, या बेहतर वो प्लानिंग नहीं कर पाए, तब लगता है ये कैंडिडेट हमारे काम का है। एक चीज़ आप जहाँ भी पढ़ते हो, जहाँ भी पढ़ रहे हो, जहाँ भी क्लासेस लें, वो सब आपके विवेक पर है। लेकिन जहाँ भी कुर्सी मेज़ होगी, वहाँ एक बात ज़रूर लिख दीजिएगा कि मैं यहाँ यूपीएससी की तैयारी करने आया हूँ, विद्वान बनने नहीं। ये आपको लगभग रोज याद रहना चाहिए, क्योंकि होता क्या है ना, पढ़ते-पढ़ते जब एक आध बार दोस्तों बात करेंगे ना, तुम्हें ये नहीं पता? अरे एकदम, तो एक वो जो है अंदर वो स्कॉलरशिप बढ़ने लगती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और यूपीएससी इतनी तार्किक है, वो ढूँढ लेती है आप में, वो आप में ढूँढ लेती है। इनफैक्ट मैंने शायद अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ 1 मिनट के लिए, कि इससे बढ़िया एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है? डॉक्टर कलाम, वो एग्ज़ाम भी यूपीएससी कराती है, सीडीएस वाला भी। डॉक्टर कलाम ने सीडीएस दिया था, उनका नहीं हुआ। उनके हिसाब से उनका इम्तिहान बहुत अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था, और वो थोड़े व्यथित भी थे कि भाई आखिर क्यों नहीं हुआ? हालाँकि उसके बाद वो साइंटिस्ट बने, वो सब बातें हुई। जब वो राष्ट्रपति बने, तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो सेना में जितने भी कैंडिडेट आए थे, उनका डोज़ियर, डोज़ियर होता है ना, आपका एक फ़ाइल होती है हर एक कैंडिडेट की, कि डोज़ियर देख सकता है। तो उन्होंने अपना डोज़ियर मँगवाया डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड से, कि ज़रा देखो तो मुझे क्यों कैंसल किया था? जबकि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ था, सब कुछ बढ़िया था। 35 मिनट में यूपीएससी ने ये सर्च कर लिया था ये चीज़, और जब वो उनका डोज़ियर ओपन किया उन्होंने, तो उसमें लिखा क्या था? वैसे तो बहुत बेहतरीन कैंडिडेट है। अंग्रेज़ी में बोलते हैं क्रीम डे ला क्रीम, द कैंडिडेट इज़ क्रीम डे ला क्रीम। वैसे तो बहुत बेहतरीन कैंडिडेट है, लेकिन ये किसी की हत्या नहीं कर सकता। अब हत्या आर्मी में तो, अगर आप हत्या नहीं कर सकते, तो आप कितने भी सूटेबल आर्मी के लिए नहीं है आप। तो ऐसा नहीं है कि जो इम्तिहान इतना मेथोडिकल हो, वो आपसे, अगर उसको ये चाहिए होता है कि आप बहुत विद्वान रहें, तो कह देता ना कम से कम पीएचडी अप्लाई करें। उसने सिर्फ ग्रेजुएशन कहा कि आप सिर्फ ग्रेजुएट रहो, कौन से विषय से किए हो हमें इससे मतलब नहीं है, कौन सा विषय ले रहे हो इससे भी मतलब नहीं। तुमने किया है बॉटनी में और लेना चाहते हो जियोलॉजी, जाके लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम वो देखना नहीं चाह रहे। हम तो ये देखना चाह रहे हैं कि आप, आपका दृष्टिकोण कैसा है। तो ये एक मेरा आपसे सबसे निवेदन है, जो लोग ऑनलाइन भी हैं, कि ये समझना बहुत ज़रूरी है
कि ये इम्तिहान एकेडमिक एग्जाम नहीं है, और इसीलिए आपको जब भी ये लगे कि बहुत ज़्यादा एकेडमिक हो रहा हो, आपको करना क्या चीज़ों को, जैसे आप सोचिए कि अगर आप मैनेजर होते, जैसे अभी आप ही हो, घर में आप देखो जब कोई काम होता है तो आप वहाँ किताब खोल के बैठते हो, स्रोतों को समझते हो, स्रोतों को समझते हो कि भाई यहाँ पे हमारे पास इतने लोग हैं, इतना काम है, ऐसे इतने पैसे हैं, ऐसे करना है, ये नियम कानून है, ये नैतिकता है, ये नहीं करना है, इत्यादि इत्यादि। तो ये थोड़ा-सा आप समझें तो ज़्यादा बेहतर रहे, ज़्यादा उद्देश्य उससे प्राप्त होता है, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर मैं आपसे एक छोटी-सी परिभाषा कहूँ, आई होप बात तार्किक लग रही है आपको? अगर मैं आपसे एक छोटी-सी बात और कहूँ, एक छोटी-सी एक सवाल दूसरा, तो पहला मैंने आपसे कहा पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये एकेडमिक एग्ज़ाम नहीं। इसे मैंने सिलेबस क्या रखा है? भारतीय अर्थव्यवस्था। वो आपसे इकोनॉमिक्स नहीं पूछ रहे हैं। बाहर आपको लोग कहते मिल जाएंगे अर्थशास्त्र पढ़ना है, अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना भारतीय अर्थव्यवस्था एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसका स्थान। इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो कीन्स की थ्योरी और जो है बहुत सारी चीजें, रिकार्डो ने क्या कहा, एडम स्मिथ ने क्या कहा। हाँ ठीक है, इसको पढ़ते समय एक आध वैसे नाम आ सकते हैं, लेकिन आपसे वो जो बड़े बड़े ग्राफ बन रहे हैं, बड़े बड़े रिप्रेजेंटेशन, उसकी जरूरत नहीं है। आपको इकोनोमेट्री नहीं पढ़ना है कि जो है आप उसको रट रहे हो, थ्योरीज को रट रहे हो। हाँ, आपको क्या चाहिए, एक जो बेसिक व्यवहारिक समझ है कि भाई ये शब्दावली क्या होती है। अब जैसे मांग आपूर्ति का सिद्धांत क्या होता है, बेसिक बात है, इससे स्रोत प्रबंधित होता है, आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैं अभी आपको बताऊंगा कि सबसे अच्छा स्रोत अभी भी होता है एनसीईआरटी। तो एक तो पहले ये बात रही कि आपको समझना चाहिए कि विद्वता का इम्तिहान नहीं, ये इम्तिहान समझ का है, विश्लेषण कितना अच्छा है आपका। क्योंकि एक अच्छा प्रबंधक वही हो सकता है जिसमें विश्लेषण अच्छा हो और जिसको हमेशा अंतिम उद्देश्य याद रहे कि अंतिम उद्देश्य क्या है, देश की प्रगति होनी चाहिए, लोगों का कल्याण होना चाहिए, वो अंतिम उद्देश्य है। तो एक तो ये बात रही। दूसरा, अगर मैं आपसे एक सवाल ये पूछूं कि वो क्या घटक है जिसकी वजह से यह क्लास संभव हो पाई, तो आपका क्या जवाब होगा? मैं पूछ रहा हूं वो क्या घटक है जिसकी वजह से यह क्लास संभव हो पा रही है। तो कोई कहेगा, मैं चूंकि हम मतलब उसको मैं ही जवाब दे देता हूँ। कोई कहेगा कि सर ये क्लासरूम की वजह से हो पाया, क्लासरूम थी, अवसंरचना थी, इसकी वजह से। कोई कहेगा सर इसमें प्रबंधन हुआ, लोगों को बताया गया, जानकारी दी गई, मैनेजमेंट है, वो सब चीज़ें सुनिश्चित हो रही है। कोई कहेगा कि सर इसमें आर्थिक घटक है, जाहिर सी बात है, ये सब आर्थिक कारणों से ही किया जा रहा है, इसमें तो दो मत है नहीं, इसमें कहने में कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। और चौथा, कहीं ना कहीं एक नैतिक पक्ष भी तो है। कोई भी जब कोई चीज है, कोई भी सत्य होता है, कोई भी घटना होती है, हमेशा उसके चार पहलू होते हैं। कुछ अवसंरचनात्मक होता है, कुछ उसमें राजनीतिक होता है, उसमें कुछ आर्थिक होता है, उसमें कुछ सांस्कृतिक होता है। तो आपने कभी ध्यान से देखा, जीएस में चार पेपर हैं। पहला पेपर अवसंरचना का, दूसरा पेपर राजनीति का, तीसरा आर्थिक और चौथा सांस्कृतिक। ये महासंयोग नहीं है, कोइंसिडेंस नहीं है कि चार ही पेपर। हालांकि आज अब आजकल पांचवी चीज जुड़ रही है, एक पांचवी चीज भी जुड़ रही है जिसको हम बोल रहे हैं पर्यावरण आपदा प्रबंधन। तो देखिएगा जब भी नया जुड़ेगा तो ये जुड़ेगा, क्योंकि ये नई चुनौती आ रही है। एक मैनेजमेंट के लिहाज से देखा जाए तो पर्यावरण की चिंता, आपदाओं की चिंता, ये सब नई चुनौतियां हैं जिन्हें हमें नए सिरे से देखना होगा। तो आप देखेंगे जब भी जुड़ेगा तो ये आपका उसमें पेपर जुड़ता दिखाई पड़ जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है पहले तो ये समझना कि उद्देश्य क्या है ये इस इम्तिहान का। तो अगर आपको ये दो बातें स्पष्ट हो जाए कि पहला तो ये कोई विद्वता का इम्तिहान नहीं, और दूसरा आपका दृष्टिकोण बहुआयामी होना चाहिए। आपको हर चीज का संरचनात्मक घटक, राजनीतिक घटक, आर्थिक घटक, सांस्कृतिक घटक, इन सब चीजों को, पर्यावरणीय घटक, इनको जोड़ना चाहिए। आप अगली बार कोई आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि उसमें कैसे लिखा हुआ था, इसका ये राजनीतिक घटक है, इसका आर्थिक घटक है। जैसे कोई भी घटना हो, जैसे वक्फ बोर्ड है, अब वक्फ बोर्ड का इशू चल रहा है इस समय। वक्फ बोर्ड के आर्थिक पक्ष भी तो है भाई, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी रेलवे डिफेंस के बाद तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी उनके पास है, तो वो आर्थिक पहलू है। अब आप सिर्फ अगर राजनीतिक पहलू देखेंगे तो बात अधूरी हो जाएगी। उसका एक सामाजिक घटक भी है, सामाजिक घटक ही भाई बहुत अल्पसंख्यक हैं, उनकी भावनाएं ठेस ना हो, उसको भी ध्यान रखना है। संरचनात्मक घटक भी है कि भाई महिलाएं अभी तक उसमें प्रतिनिधित्व क्यों नहीं ला रही, जो 21वीं सदी में होना चाहिए। अभी तक वह बोर्ड में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं है, होना चाहिए कायदे से। तो अब जैसे अब एक ये सामने जो उदाहरण देखा, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके दिमाग में आ सकते हैं। तो अब आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई अब जैसे वह बोर्ड है, आप सीधे पढ़ते जा रहे हो और सिर्फ एक डायमेंशन में सोच रहे हो कि नहीं इसमें धार्मिक भावनाएं आहत हो रही। इसमें भी देखिए आर्थिक बहुत बड़ा पक्ष है।
अगर वह बोर्ड अपनी सारी प्रॉपर्टीज को सच में अप्रूव कर देता है और ऑनलाइन ले आता है रिकॉर्ड्स पे, तो कितना तो कर्जा रेज कर सकते हैं उससे, क्योंकि फिर अब उन प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट वो बॉन्ड इशू कर सकते हैं इत्यादि इत्यादि। अगर महिलाओं का प्रतिनिधित्व होता तो निस्संदेह हम एक नई सोच की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो सब बातें करनी चाहिए कि नहीं। आप हम सब सिर्फ एक पॉइंट पे रुक जाते हैं जो उसका राजनीतिक पक्ष है। तो ये आपको अंदर आना चाहिए कि कोई भी घटक हो, कोई भी चीज हो रही, अब से बांग्लादेश में जो हुआ, बात सिर्फ आरक्षण की नहीं है, बात बेरोजगारी की भी है। बात बेरोजगारी की भी थी, वहां भी कोविड के बाद से वो अर्थव्यवस्था भी बहुत आगे नहीं आ पाई और लगातार बेरोजगारी दर वहां बहुत ज्यादा बनी हुई थी। तो जो जब बेरोजगारी दर होगी तो आरक्षण का मामला और तूल पकड़ लेगा, कहीं भी सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। तो उसका अगर आप विकल्प देखोगे कि नहीं नहीं इसमें नए कानून बना देने चाहिए, नहीं, ये अधूरा है। ये नए कानून बनाकर इसमें रोजगार के विकल्प भी, जैसे आप तमाम लोग आंसर लिखते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए कैमरा लगा दो, पैसा कहां से लाओगे कैमरा लगाने का, वो भी तो बताओ। कोई आंसर लिख रहा महिलाओं की सुरक्षा के लिए कैमरे लगा देने चाहिए हर चौराहे पर, ये कोई आंसर हुआ? भारत सरकार को चाहिए एक महिला सुरक्षा सेस लगाए, उससे प्राप्त धनराशि से चौराहे पर यथासंभव कैमरे लगाए जाएं। अब ये आंसर हुआ। आपने बात की पैसा कहां से आएगा, तो उससे दिख जाता है हाँ ये बेहतर मैनेजर हो सकते हैं। तो ये दो बातें मैं आपसे चाहता था कि क्योंकि आप जहाँ भी क्लासेस लेंगे, आप ज़ाहिर सी बात है शिक्षक यथासंभव कोशिश करते हैं आपको बताने की, लेकिन ये छोटी-छोटी बातें भी ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो इस सेशन का उद्देश्य है वो है आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताना कि भारतीय अर्थव्यवस्था के स्रोत क्या होने चाहिए, कहाँ से पढ़ा जाना चाहिए, उसमें क्या घटक हैं इत्यादि। तो अगर मैं भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसके स्थान, चुनौतियां, अवसर, इस पर चर्चा करूं, तो आप जानते हो कि प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स के मोटे-मोटे हर साल 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। इस साल भी अगर आप देखो तो जो 15 क्वेश्चन आए, मोटे-मोटे 15, अगर स्कीम वगैरह जोड़ लेंगे तो 20 हो जाता है। इन 15 क्वेश्चन में से 8-9 क्वेश्चन ऐसे थे इस साल भी जो सीधे-सीधे एनसीईआरटी से थे, जिसका जिक्र एनसीईआरटी क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स में है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक बड़ी तकनीकी गलती ये होती है, इवन कितना भी डिफिकल्ट प्रीलिम्स हो जाए, 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको मैं अंग्रेजी में कहता हूं लो हैंगिंग फ्रूट्स, आसानी से टूटने वाले फल। हम क्या करते हैं, ये बड़ी-बड़ी बातें पढ़ने के चक्कर में उन क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। उन क्वेश्चंस को गलत मत होने दीजिए। अगर वो 30-35 क्वेश्चन जो आसान है, जो एनसीईआरटी से सीधे-सीधे आए हैं, हम सब विषयों को मिलाकर, अगर उसमें से आपके 25-30 क्वेश्चन हो गए, 35 में से 25-27 जो होने चाहिए, जो वो इसीलिए आप देखिए जिसका एक बार पीटी निकल जाता है उसका फिर पीटी रुकता नहीं और बार-बार निकलता है, क्योंकि उसको ये समझ में आ जाता है कि ये 30-35 क्वेश्चन आसान वाले जो हैं ये खराब नहीं होने चाहिए। 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन जो बिल्कुल एनसीईआरटी से आते हैं, बेसिक आते हैं, अगर उसमें 27-28 आपके सही हो गए तो दूरी कितनी बची? 40 क्वेश्चन पे तो कट ऑफ जा रहा है। और लोग क्या करते हैं, बड़े-बड़ी चीजें, बड़े-बड़े सिद्धांत, ये सिद्धांत वो सिद्धांत। अरे पहले फंडामेंट, पहले 4 फीट पे तो तैरो, 10 फीट पे तैरना आ जाएगा फिर। आप सीधे 10 फीट पे तैरने की सोचते हो, फिर इतना महंगा पड़ जाता है कि 4 फीट की भी हिम्मत नहीं पड़ती। तो ये बहुत जरूरी है कि ये जैसे इकोनॉमिक्स में 15 में से 12-13 अगर आप देखें तो 12-13 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हो सकते हैं और 7-8 तो ऐसे होते हैं जो होने ही चाहिए। अगर आपने बेसिक एनसीईआरटी पढ़ ली है तो उसमें दिक्कत नहीं आती। पहला फोकस उस पे होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि आप तैयारी की कौन से स्टेज पे हो, ये तो आपको कोई और नहीं बता सकता, और आपको तो पता होता है एग्जैक्टली कि आप कौन से स्टेज पे हो। तो पहली कोशिश होनी चाहिए ये 7-8 क्वेश्चन गलत ना होने पाए। जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर रहे हो तो कम से कम ये 7-8 क्वेश्चन जो बेसिक हैं वो गलत ना होने पाए। जब वो ठीक होने लगेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, तो फिर आप थोड़ा ऊपर बढ़ोगे कि यार 12-13 तक पहुंचा जाए किसी तरीके से। और जिस दिन आप 11-12 पहुंच गए और 11-12 इकोनॉमिक्स में हो जाते हैं, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि वो भी हम स्रोतों में बात करेंगे। तो अगर आपने पीटी में मान लीजिए 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 14-15 क्वेश्चन या 14-15 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 12-13 क्वेश्चन कर लिया, तो 12 क्वेश्चन का मतलब 1/4 लड़ाई लड़ ली आपने। मैं 48 क्वेश्चन को कट ऑफ मान रहा हूँ तब, जबकि कट ऑफ जा रहा है 38, 40, 42, 45 तक दम तोड़ दे रहा हूँ अब इस समय, तब भी आप सोचिए। तो इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि इकोनॉमिक्स को थोड़ा सीरियसली लें, और क्या ना करें, ये इकोनॉमिक्स नहीं है, इंडियन इकोनॉमी है। जहां आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा थ्योरीज में जा रहे हैं, रुक जाइए वहीं।
बहुत ज़्यादा थ्योरीज में जाने के बजाय उसके प्रैक्टिकल जैसे बहुत अच्छे, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, बड़ा अच्छा लगता है कि ये बैंक ऐसे सिस्टम हो गया, वो ऐसे हो गया, ये वो। अपने आप को रोकिए थोड़ा, जब बहुत ज़्यादा टेक्निकल जा रहे हैं तो एक तो ये ध्यान रखिए कि प्रीलिम्स में ये बहुत ऐसे, इसलिए कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स के बिना प्रीलिम्स, अच्छा मेरा अब तक जो अनुभव रहा कि विद्यार्थी वैसे तो इकोनॉमिक्स को बहुत पसंद नहीं करते, लेकिन पीटी के बाद जिनका होता है वो यही कहते दिखते हैं कि सर इकोनॉमिक्स ने करा दिया, इकोनॉमिक्स ने बचा लिया, क्योंकि उसमें बड़ी स्पष्टता रहती है, कोई बहुत ज़्यादा घुमाव फिराव नहीं है, बहुत ज़्यादा दांव पेच नहीं है, तो क्वेश्चन या तो उसके उन क्वेश्चंस के ठीक होने की संभावना हमेशा ज़्यादा होती है। तो ये एक रीज़न है कि आपको एक तो इकोनॉमिक्स को इस तरह से वरीयता देनी चाहिए। और उसके लिए क्या है वो अभी हम बात करेंगे। तो पहला तो मैंने यही आपको बताया कि पहले तो आपको अगर हम देखें तो प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 20 से 25 प्रश्न आ सकते हैं, स्कीम वगैरह को जोड़कर 15 से 20 के रेंज में भी हो सकता है। और मुख्य परीक्षा का जो तीसरा पेपर है उसका लगभग आधा पेपर जो है वो आपका इकोनॉमिक्स होता है। जो थर्ड पेपर होता है ना उसका लगभग आधा इकोनॉमिक्स से आता है, और वो बहुत आसान है, प्रेडिक्टेबल है। जैसे खाद्य प्रसंस्करण से चीज़ें पूछते हैं, अब जैसे इस बार देखिए हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने भूमि चकबंदी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। आप जानते हो एक सरकार का दस्तावेज आता है आर्थिक सर्वे, अभी कुछ दिन पहले आया था, तो उसमें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने काफ़ी फोकस किया है इस बात पर कि भूमि चकबंदी दोबारा नए सिरे से हम करें और सामुदायिक कृषि की तरफ जाएं, लोग साथ में आकर खेती करें समितियां बनाते हुए। तो अब देखिए मेंस में आपको इस तरह के सवाल बन सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण भारत में बहुत बड़ा रोजगार क्रिएट कर सकता है, एग्रो प्रोसेसिंग, और भारत को अगर हमें आगे ले जाना है तो हमें खाद्य प्रसंस्करण पे और ज़्यादा वरीयता देनी होगी। तो ये सब बातें जो है वो आपको हर साल आती हैं, हर साल एक आध सवाल आता है आपका राजकोषीय नीति पर, क्या चल रहा है, अवसंरचना पर, जैसे रेलवे है या जो है पोत है, विमानन है, इन सब में क्या। अब जैसे इस बार आप जानते हो कि बोइंग, दुनिया में 2 ही लोग बड़े हवाई जहाज बनाते हैं, जो सिविल वाले जहाज बनते हैं, एक बोइंग और एक जेट। बोइंग इंडिया आया है, बोइंग ने भी बैंगलोर में अपना ऑफिस खोला है, तो इंडिया के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अब विमान यहाँ बनेंगे तो बहुत सारा जॉब्स क्रिएट होगा। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अवसंरचना में ऊर्जा एक बहुत बड़ा चुनौती है, क्योंकि ऊर्जा आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है। तो ये सब आपसे एक उम्मीद की जाती है कि मेंस में जो टॉपिक आते हैं इकोनॉमिक्स, वो काफ़ी उनकी संभावनाएं होती हैं। वो एक लिस्ट इनफैक्ट मैंने अभी नीचे से एक लिस्ट बनाई हुई, इसको मैं अपलोड भी करवा दूंगा, ताकि जो है आपको एक थोड़ी जानकारी रहे कि क्या-क्या चीज़ें प्रीलिम्स के लिहाज से, मेंस के लिहाज से इम्पोर्टेंट होती हैं। पर हाँ, ये ज़रूर है कि आपको ये ध्यान होना चाहिए, और अगर आप ठीक से इसको समझ गए तो मेंस वाले टॉपिक में आपके पास 50-60 टॉपिक अगर ऐसे बन गए, जो लोग जो अच्छे कैंडिडेट हैं वो 50-60-70 टॉपिक ऐसे बना लेते हैं साल भर का मेंस के पहले, और फिर उन टॉपिक से आपका पहले ही आपको पता होता है कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये नहीं बोलना है, तो उससे आपके स्कोर करने की संभावना बढ़ती है। तो ये बात है मोटा-मोटा। अगर हम देखें तो जो मैंने अब तक समझा है विद्यार्थियों से बात करके, जिनका सिलेक्शन हुआ उनसे, और जिनका नहीं हो पाया किसी कारण से उनसे भी, क्योंकि स्रोत तो वो भी हैं। तो 5 चुनौतियाँ मुझे दिखाई पड़ी ये भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी की तैयारी के संदर्भ में। इसमें पहला तो पाठ्यक्रम क्या हो, एक बड़ी चुनौती होती है। पाठ्यक्रम क्या है, कहाँ से पढ़ें, उसका क्या बेस होना चाहिए, पाठ्यक्रम क्या हो। दूसरी चीज़ जो है कि उसके लिए स्रोत क्या हो। तीसरा ये है कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें, इकोनॉमी को लेकर, करंट अफेयर को लेकर भी काफ़ी बच्चों में वो रहता है। और ये कि क्या पिछले साल के प्रश्न किए जाने चाहिए या नहीं, उनकी प्रासंगिकता कितनी है, पिछले सालों के प्रश्नों की क्या प्रासंगिकता है, और नोट्स कैसे लिखे जाएँ। तो ये मैं फटाफट, जो कि मैं जान रहा हूँ आप लगातार सुन रहे हो सुबह से, तो मैं थोड़ा तेज़ चलना चाहूँगा। अगर हम एक-एक की बात करें तो पाठ्यक्रम को मैंने यहाँ पर पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें, तो पाठ्यक्रम में देखिए ये मुख्य बातें हैं कि आपको पाठ्यक्रम के लिए स्रोत क्या है। एक तो मेंस के पेपर में उन्होंने खुद बताया है कि पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, और उधर अगर आप देखो मेंस के पेपर में खुद बताया हुआ पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, और प्रीलिम्स में हालांकि पाठ्यक्रम बताते तो नहीं है, वो सीधे एक लाइन में लिखा होता है आर्थिक सामाजिक विकास, लेकिन अगर आप पिछले सालों के क्वेश्चंस देखो तो अंदाजा लगता है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें तो कुल मिला के ये है आपका पाठ्यक्रम भारतीय अर्थव्यवस्था। एक तो कुछ आधारभूत संकल्पनाएं, इसके लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छा है। राष्ट्रीय आय का मापन, जैसे जीडीपी, जीवीए वगैरह क्या होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्लानिंग, नियोजन का क्या महत्व है, पंचवर्षीय योजनाएं क्या, उनसे जुड़ी बातें, बैंकिंग मुद्रा प्रणाली क्या है, मौद्रिक। अब ये टॉपिक जो 3 है
ये प्रीलिम्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर साल आप देखते हो कि प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। राजस्व है, राजकोषीय नीति, आर्थिक नियोजन, उसका क्या घटक है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है, मेंस में भी क्वेश्चन आता है। उद्योग है, कृषि है, तृतीय क्षेत्र है, ये सब मेन से क्वेश्चन है मुख्य रूप से। अगर आप आगे देखो तो सतत आर्थिक विकास, ये आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप समावेशी विकास क्या है, उसकी क्या अवधारणा है, रोजगार कल्याण योजनाएं, गरीबी निवारण, सार्वजनिक, ये सब मेंस के टॉपिक हैं। खाद्य सुरक्षा, मुद्रास्फीति, इस पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं प्रीलिम्स में भी आ रहा है, मेंस में पूछा जा सकता है। वित्तीय बाजार मुख्य रूप से प्रीलिम्स में आता है, मेंस में उतना नहीं आता। और वित्तीय बाजार में भी आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। आपसे निवेश की उम्मीद नहीं की जाती कि आप निवेशक बन जाइए। तो ये अब जैसे ये न्यूज़ आ रही है सेबी को लेकर, इसको बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं। मोटा मोटा क्या हुआ है, बस इतना, हिंडनबर्ग क्या था, किस बात को लेकर खबर आ रही है। अवसंरचना, ऊर्जा, रेलवे, विमानन, समुद्रपोत, ये सब, और निवेश के मॉडल, ये आपके मेंस के टॉपिक हैं। तो ये आपके मुख्य रूप से मेंस का टॉपिक है। ऊपर जो लिखे थे वो मुख्य रूप से प्रीलिम्स के टॉपिक थे। तो ये आपको इसीलिए मैं थोड़ा फौरी तौर पे चल रहा हूँ, ये आपको शेयर भी हो जाएगा, आप उसमें देख पाओगे कि हाँ कौन कौन सी चीज़ें इसको ध्यान रखनी। इसके अलावा एक टॉपिक होता है वैश्विक अर्थव्यवस्था का, जिससे आपसे भुगतान संतुलन, भारत में निर्यात की क्या स्थिति। जैसे देखिए, एक नई निर्यात नीति बनी है, तो जब से नई निर्यात नीति बनी है तब से यूपीएससी ने पूछ लिया, यूपी पीसीएस मेंस ने पूछा, उधर राजस्थान मेंस ने पूछा है, मतलब आप देख लो लगभग सभी, बिहार ने पूछा, अभी बिहार का मेंस हुआ था उसमें भी आया होता। तो लगभग सभी राज्यों ने इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के घटक क्या होते हैं, डब्ल्यूटीओ क्या है, आईएमएफ क्या है, कैसे उसकी समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं। तो ये मोटा मोटा एक सिलेबस का ताना बाना है कि सिलेबस क्या है और सिलेबस में क्या बातें हैं जो उसको संदर्भित की जानी चाहिए। तो मैं एक बार दोबारा अगर आपसे कहूँ तो टॉपिक जैसे कि आधारभूत संकल्पनाएं हैं, जैसे कि आपका जो है जीडीपी मापन है, समावेशी विकास है, मुद्रास्फीति है, बैंकिंग है, मौद्रिक नीति है, राजकोषीय नीति है, ये सब टॉपिक प्रीलिम्स मेंस दोनों लिहाज से इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टॉक मार्केट जैसे टॉपिक प्रीलिम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। गरीबी निवारण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्य सुरक्षा, कृषि, उद्योग, ये सब मेंस के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अवसंरचना, निवेश मॉडल, सब मेंस के टॉपिक हैं। उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी को केंद्रित करना चाहिए। अगर हम बात करें फटाफट की स्रोत क्या होने चाहिए, स्रोतों को लेकर, तो देखिए सबसे अच्छा स्रोत इसमें कहीं दो मत नहीं है कि आप इसको लिख भी सकते हो, चिंता मत करिए, इसको हम अपलोड करवा देंगे, लिंक पे आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी की जो 11-12 विशेषकर जो 12वीं की एक किताब है मैक्रो इकोनॉमिक्स, समस्त अर्थशास्त्र की जो किताब है, मैं देखिए एनसीईआरटी के बारे में मेरी बहुत स्पष्ट राय है। मैं हमेशा कहता हूँ लगभग हर क्लास में कि एनसीईआरटी बच्चों के लिए लिखी गई, बच्चों द्वारा नहीं लिखी गई है। वो सबसे अच्छे राइटर्स हैं, तो आपको एक एक लाइन में ही लेकिन सब चीज़ मिलेगा एनसीईआरटी में। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, बाकी देखिए रमेश सिंह जी की भी किताब अच्छी है, नितिन सिंघानिया जी की भी किताब हिंदी में आ गई, वो भी अच्छी है। किताबें सब अच्छी होती हैं। एक संजीव वर्मा जी की किताब है, वो भी अच्छी किताब थी। हालांकि पिछले कुछ दिनों से उसका रिवीजन नहीं हुआ मुझे लगता है, लेकिन किताबों उनमें दिक्कत नहीं है, किताबें सब अच्छी होती हैं। मेरे ख्याल से हर किताब लिखने वाला अपने तरफ से पूरी कोशिश करता है कि यथासंभव। रमेश सिंह जी की किताब भी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। हाँ, कुछ एक नीतियों वगैरह में हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंडेड है, उसको आप उतना जब आप तैयारी करते हो तो समझ में आने लगता है कि हाँ इतना ज़्यादा हमें इतनी पुरानी नीतियों को नहीं पढ़ना। पर किताब लिखने की व्यवस्था होती है कि जब मैं लिखूंगा कृषि पे तो सारी ही नीति लिखूंगा भाई यथासंभव। आपको तो सिर्फ करंट जो है या जो मुख्य नीतियां उन्हीं पे ध्यान रखना होता है। इसके अलावा जो है अगर हम देखें तो सबसे जरूरी चीज है कि आपके पास क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स जरूर होना चाहिए, और उसमें चैप्टर वाइज अगर आप पढ़ते हैं और उसके बाद जहां भी आप क्लास कर रहे हो आपको चाहिए ये कि जो क्लास में पढ़ाया गया उसमें अपना जो है उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ा, जो भी कुछ नया मिला अच्छी बात है, उसको वहां पे ऐड करके अपने नोट्स बना लिए और फिर उसी नोट्स का बार बार रिवीजन कर रहे हैं आप। एक जो सबसे जरूरी चीज होनी चाहिए, एक तो आपके पास 12th का एनसीईआरटी होना चाहिए, और एक जो सबसे जरूरी चीज होनी चाहिए वो है पिछले प्रश्न वर्षों का प्रश्न कोश, जो आपके पास, जैसे आपने देखा होगा घटना चक्र का एक आता है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, मुझे वो कंपाइलेशन बहुत अच्छा लगता है इसलिए क्योंकि जैसे मान लीजिए जीडीपी है, तो जीडीपी पर यूपीएससी ने जितने क्वेश्चन पूछे हैं, यूपीएससी ने कितना पूछा है, राजस्थान ने, बिहार ने, झारखंड ने, छत्तीसगढ़ ने, वो सब क्वेश्चन वो एक जहां ले आते हैं। तो जीडीपी पे आपको मिल जाएंगे करीब 150-200 क्वेश्चन, और उस वो इतनी अच्छी तैयारी हो जाती है। फिर आपने पढ़ा, उसके बाद उन क्वेश्चंस को किया,
तो फिर जो गलतियां हुई, अच्छा जब क्वेश्चन करिए तो ध्यान दीजिए कि ये आंसर क्या है और बाकी 3 क्या चीज़ है। बाकी 3 क्या चीज़ है, तो आप जो है उससे क्या होगा, अब जैसे बहुत सारी बातें हैं। राजस्थान ने 2016 में जो क्वेश्चन पूछा था जीडीपी की गणना का, वो 2021 में यूपीएससी मेंस में आया था। यूपीपीसीएस मेंस ने, पहले यूपीपीसीएस मेंस ऑब्जेक्टिव होता था, यूपीपीसीएस मेंस में 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया वो 2021-2023 आपको इसमें दिखेगा, जबकि 2023 वाला पीटी एग्जाम डिफिकल्ट माना गया। तो वो जो है, ये फायदा होता है जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो। एक तो आपको सब्जेक्ट भी काफी बेहतर हो जाता है, इसलिए आप जैसे कोई भी विषय पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से इकोनॉमिक्स में तो जरूर मैं कह सकता हूं कि आप अपनी पढ़ाई को 2 हिस्से में बांटिए। आधे हिस्से में पढ़िए कोई चीज, और फिर आधे हिस्से में जो कल या परसों पढ़ा था उसके क्वेश्चन लगाइए। तुरंत नहीं, तुरंत तो ज्यादा याद रहेगा। कल या परसों जो पढ़ा था उसके क्वेश्चन लगाइए और देखिए याद आ रहा है कि नहीं। फिर जाइए उस नोट पे, देखिए क्या गलती हो गई थी, कितना मिस हो गया था, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि चीजें स्ट्रीमलाइन हो रही हैं। तो अगर किसी ने, मुझे ऐसा कोई नहीं दिखा जिसने विगत वो जो घटना चक्र ठीक से लगा दिया हो और उसका पीटी रुका हो, कोई सा भी। कई सारे विद्यार्थी कहते हैं सर ये 3-4-5 की जो घटना चक्र लग जाने के बाद फिर पीटी रुकता नहीं, फिर वो आपको जैसे वही बात है ना कि आप कितनी भी ट्रिक सीख लो। हमेशा कहता हूँ कि कोई कितना भी ट्रिक सीख ले, अगर वो 8 राउंड स्टेडियम के नहीं लगा सकता तो फुटबॉल नहीं खेल सकता। ट्रिक सीखने से कुछ नहीं होता, स्टैमिना भी तो होनी चाहिए। तो जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाते हो ना, वो एक्चुअली वो स्टेडियम के राउंड लगाने वाली बात है कि आप स्टेडियम का राउंड लगा रहे हो, आप क्वेश्चन कर रहे हो एक्चुअल में, और करते करते फिर दिखने लगता है क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन करने लगोगे, ईमानदारी से कहूं तो एक शिक्षक होने के चीज़, कई बार क्वेश्चन में हम बहुत श्योर तो नहीं होते, लेकिन उसमें दिख रहा होता चाहिए इसका ये तो लॉजिकल आंसर हो ही नहीं सकता, तो वो दिखने लगता है कि हाँ, वो जब आप क्वेश्चन करोगे तब आएगा। इसलिए आप आधा पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़िए, क्लासरूम जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, वो नोट्स, क्योंकि इस मैंने बताया ये ओपन सेशन इसी उद्देश्य के साथ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो पाएँ। कहीं भी आप पढ़ रहे हो, आप किसी भी स्रोत से पढ़ रहे हो, अपना नोट्स ज़रूर बनाइए, और अपने नोट्स बनाने में पहले वहाँ से पढ़ लिया, फिर कितना आपने जो है उस पे एनसीईआरटी में क्या लिखा है वो देख लिया, और फिर क्वेश्चन किए, तो वहाँ से कुछ-कुछ चीज़ मिलेगी, उसको भी ऐड कर लिया। अब आपका नोट्स तैयार है बिल्कुल। अब आपका नोट्स तैयार है और उसमें बस अब आपको जो है कुछ-कुछ चीज़ें ऐड करनी है। तो ये होना चाहिए। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ वगैरह देने का फ़ायदा, जैसे पेपर 3 में टेस्ट सीरीज़ का ये फ़ायदा हो जाता है कि आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ कर रहे हो, कहीं भी, तो कोई भी क्वेश्चन बना रहा है तो उसका आंसर तो देगा ना, तो उस आंसर में आपको इन्फॉर्मेशन एक जगह मिल जाती है। तो आपको भागना-दौड़ना नहीं पड़ता। जैसे अवसंरचना है रेलवे की, तो जब वो रेलवे पे कोई क्वेश्चन बनाएगा 2-3, तो उसका सारा इन्फॉर्मेशन देगा कि नहीं? आपको इन्फॉर्मेशन अपनी एक जगह कर लेनी है। आप और आंसर भी लिख रहे हैं तो थोड़ा आदत भी पता चल रही है कि हाँ, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। तो एक आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि संकल्पनाओं पर आधारित कोई भी एक टेस्ट सीरीज़ कहीं भी करें आप, उसमें मैं फिर कहूँगा कि ये इस ओपन सेशन का उद्देश्य ये नहीं है कि हम कोई विज्ञापन कर रहे हैं। वो हो जाएगा, वो भी तो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर ये है कि आप कहीं भी करें, क्या-क्या ध्यान रखने उसकी बात है। सिर्फ़ पैसिव होके क्वेश्चन आंसर मत लिखाइए। उनका जो आंसर दिया हुआ है उसको एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, तो आपको एक मोटा-मोटा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, ऐसे लिख सकते हैं, इसके ये आयाम हैं। तो एक तो ये है कि हाँ, समसामयिकी का कैसे आपको जो है, अगला जो मैंने आपको बताया 5 बातें थी, 3 हमने कर ली, पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, स्रोत क्या होना चाहिए। समसामयिकी का प्रबंधन कैसे करें, ये एक बड़ी चुनौती रहती है। करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें? मैं हमेशा कहता हूँ जो लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते वो गलती करते हैं। चाहे कितना भी करंट अफेयर्स मैगज़ीन आ जाए, न्यूज़पेपर ना पढ़ना एक गलती है। 2 स्रोत, आपको हँसी आएगी अगर मैं आपको अपना फ़ोन दिखाऊँ। मेरे फ़ोन में पौने 9 बजे का अलार्म लगा रहता है। मैं आज भी ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ सुनता हूँ और मुझे उससे बढ़िया स्रोत नहीं दिखाई पड़ता। इतना सब कुछ आ जाने के बाद भी। पौने 9 से 9 और ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ आती है, और 9 से साढ़े 9 उसमें डिस्कशन आता है, और इस डिस्कशन में वो तमाम जो उससे जुड़े उच्च अधिकारी होते हैं उनको बुलाते हैं। तो इतना बढ़िया वो डिस्कशन होता है कि वो डिस्कशन, जैसे मान लीजिए अभी कल ही की मैं कल सुन रहा था, वो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट पर था, और उन्होंने कैसे यूपीआई से आगे बढ़ते हो, बहुत अच्छा डिस्कशन था। तो वो डिस्कशन का अपना अलग महत्व, उसको अपना वो खाने का बात का टाइम, खाना ऐसा कुछ डिज़ाइन कर लीजिए, जो खाना बनाना है, खाना जहाँ भी कि 9 पौने 9 से पहले खा लिया, फिर अपना लीड लगाए और न्यूज़ भी सुन रहे हैं, थोड़ा टहल रहे हैं इसी बहाने। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, क्योंकि जितने जब आप मेंटली फिट, जब आप फिजिकली फिट नहीं रहोगे तो मेंटली भी फिट नहीं रहोगे, इसमें कहीं दो मत नहीं है।
सो मेंटली फिट रहने का तो कम से कम आधे घंटा टहलना चाहिए रोज। तो उसमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपने वो लीड लगा ली, उस समय टहल रहे हैं, अपना सुन भी रहे हैं, डिस्कशन भी सुन रहे हैं। करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर ना पढ़ना या ऐसे स्रोतों का ना इस्तेमाल करना एक भूल होती है, मैं उसको बोलता हूँ। देखिए मैगज़ीन्स की दिक्कत क्या है, कोई भी हो, कितनी हम विज़न की मैगज़ीनें लगभग सभी पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैगज़ीन का फ़ायदा तभी मिल सकता है जब आपने पहले से न्यूज़ सुनी हो। अगर आप सीधे-सीधे मैगज़ीन पे रिलाई करोगे तो होगा क्या, मान लीजिए मैं ही मैगज़ीन बना रहा हूँ, हो सकता है मैंने किसी चीज़ को महत्वपूर्ण ना समझा हो और आपको समझ में आ जाए, वही इम्तिहान में आ जाए। तो न्यूज़ के कौन-सा आयाम महत्वपूर्ण होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है ना। हालाँकि कोशिश की जाती है, हर संभव कोशिश होती है कि सारी चीज़ें जोड़ दी जाएँ। लेकिन देखिए आई होप मैं तार्किक लग रहा हूँ आपको। तो इसलिए आपको खुद भी न्यूज़ सुनना चाहिए, न्यूज़ पढ़ना चाहिए। अगर अफ़ोर्ड कर पाएँ, अगर आपको लगता है कि बहुत दिक्कत नहीं होगी, तो इंडियन एक्सप्रेस में एक एक्सप्लेन्ड सेक्शन आता है। बहुत अच्छा होता है वो। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, इस बार के मेंस में 2023 के मेंस का मैंने डिलिबरेट बैठ के सर्च किया था। थोड़ा खोजी प्रवृत्ति का हूँ भी, शोध की आदत है। जितने भी करंट अफेयर्स टॉपिक आए थे पेपर 1 से लेकर पेपर 4 तक, सब इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन में थे। तो अगर आप 365 दिन का 3-4 लोग मिलके 100-100 दिन का डिवाइड कर लीजिए, भाई सब एक आदमी करेगा तो बोझिल हो जाएगा। 3 लोग, मुझे लगता है 3 अच्छा है, 3 से ज़्यादा फिर क्राउड हो जाता है। 3 तक चलाऊँ है। 3 लोग मिलके अपना डिवाइड कर लिया, भाई मंडे, ट्यूसडे मैं कर लूँगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तुम कर लोगे, इस तरह से करके और फिर आपस में उसके बैठ के चर्चाएँ कर लीं, कि भाई एक ये तुम तैयार करके मुझे बता देना, मैं तैयार करके तुम्हें बता दूँगा, जो भी जैसे भी करना है। तो उससे क्या होगा कि आपका करंट अफेयर्स बेहतर होता जाएगा और फिर जब आप मैगज़ीन में पढ़ोगे, तब वो ज़्यादा बेहतर होगा। हालाँकि विज़न ने इसीलिए हम लोगों ने भी एक पॉडकास्ट शुरू किया है। विज़न में रोज़ न्यूज़ आती है, आप उसको भी सुन सकते हो, वो ऑल इंडिया रेडियो वगैरह से इंस्पायर्ड है। तो आप उसको भी सुन सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि ओरिजिनल सुनना हमेशा फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि जब मैं कहूँगा तो मैं तो अपना वर्ज़न बताऊँगा ना न्यूज़ का। मैं तो अपना वर्ज़न जो मेरी समझ में आए वही तो बताऊँगा। तो वो लेकिन ओरिजिनल सुनना चाहिए, हालाँकि नहीं सुन पा रहे तो ये आपको एक सोर्स की तरह तो उपलब्ध हो ही रहा है। करंट अफ़ेयर रोज़ का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इकट्ठे जाके कभी करेंगे। वो थोड़ा अलर्ट रहिए, क्या चल रहा है इस पे ध्यान रखिए। तो एक तो ये जो है आपको करना चाहिए। इसके अलावा विज़न का एक पीटी 365 आता है, मेंस 365 आता है। काफ़ी उसकी जो है स्वीकृति है, तो उसमें कहीं दो मत नहीं है। वो अच्छा कंपाइलेशन होता है जिससे आपकी आवश्यकताएँ पूरी हो जाती हैं। तो आप उसको भी एक स्रोत की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि करंट अफ़ेयर्स आपको कहीं चाहिए ये कि नहीं डेली तो कम से कम वीकली तो कर ही लें, कि इस वीक का करंट अफ़ेयर्स क्या है। उससे ज़्यादा उसको डिले नहीं करें। करंट अफेयर्स के लिए भी अलग से कॉपी बनानी चाहिए। ये एक आप गलती करते हो कि जैसे बाकी जो विषय कॉपी है, ऐसे करंट अफेयर्स में भी और उसमें अलग-अलग पॉइंट्स जोड़ लिए कि भाई ये अर्थव्यवस्था का है, ये इतिहास या संस्कृति से जुड़ा हुआ खबरें हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अब इसी बात देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में 12-13 क्वेश्चन आ गए मोटे-मोटे और कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे उन्होंने। अब आप मेट्रो पे एडवर्टाइजमेंट लगा, तो मैं मेट्रो से आता, तो जो वाई भारत मैटर्स ये किताब का एडवर्टाइजमेंट मेट्रो पे लगा हुआ था, एस जयशंकर साहब की, जो क्वेश्चन आया था। तो अब ये तब आता है जब आपको पता होता है, अलर्ट होते हो आप। जब आप अलर्ट होते हो तब आपको पता चलता है, अच्छा हाँ, ये भी चीज़ें हैं, ये हो रहा है, इत्यादि इत्यादि। तो वो एक सोच का हिस्सा होना चाहिए। जैसे हम रोज फेसबुक चेक करते हैं ना, ऐसे आजकल चल क्या रहा है। और राजनीतिक न्यूज पे बहुत मत जाइए। अब ये आपके बहुत काम की न्यूज़ नहीं है कि हाँ, फला सांसद के घर ये मिला, फला वो मिला, वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। जो संस्थागत चीज़ें हैं, उस पे ध्यान दीजिए। तो उससे अगर आप ऐसा करते हैं, तो निस्संदेह आप देखेंगे कि आपका जो करंट अफ़ेयर है, वो बेहतर हो रहा है। और पीटी उसके बाद पीटी 365 है मेन। अच्छा, मेंस 365 में हम लोगों ने एक चीज़ और भी की है, ये रिसोर्सेज़ में अवेलेबल होता है वेबसाइट पे। जैसे मान लीजिए आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, मान लीजिए आप कहीं भी पढ़ रहे हो और आपने खाद्य प्रसंस्करण का टॉपिक पूरा कर लिया। तो मेंस 365 में हर साल हम लोग क्या करते हैं, 2 पेज का एक रोड मैप देते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण में ये बातें ज़रूर आपको पता होनी चाहिए। तो आपको चाहिए उसी समय इंटरनेट पे गए, वहाँ पे देखा काम की कोई चीज़, भई जहाँ भी पढ़ेंगे उन्होंने सब बताया तो हो गई। उसके अलावा अगर कुछ नया मिला तो उसको भी ऐड कर लिया। इम्तिहान के पहले सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दीजिए। अगर इम्तिहान के पहले ही भाग रहे इधर-उधर तो काम नहीं, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपने कितना रिवीजन किया, वही मैटर करता है। अभी मैं 10 नाम लूँ, महेंद्र सिंह धोनी से लेकर मान लीजिए जो है अदानी जी तक।
तो 10 में से आखिरी नाम आपको याद रहेगा, पहला नाम याद रहेगा, और बीच के नाम में सिर्फ उतना ही याद रख पाएंगे आप जिस पे आपका रुचि ज्यादा होगा। इसीलिए आप कितना रिवीजन करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। रिवीजन एलिमेंट है इस पूरी तैयारी का, जिसको अक्सर अच्छे विद्यार्थी मिस करते हैं कि वो रिवीजन पूरा कर रहे हैं कि नहीं। तो रिवीजन जितना आप करेंगे उतना धीरे धीरे चीजें आपके अंदर स्थापित होती जाती हैं। और वो एग्जाम के पहले, जैसे पीटी का एग्जाम के 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले से रिवीजन ही होना चाहिए, उससे पहले सारी चीजें बन जानी चाहिए। तो आपको तरीका यही है कि आप जो भी नोट्स बनाते हैं उसमें हमेशा जगह छोड़े रहिए, और जो है जो भी कुछ खबर आ रही है उसको वहाँ ऐड कर लिया, करंट अफेयर्स की एक अलग कॉपी बनाइए। इसके अलावा जो बजट है, आर्थिक सर्वे है, इसके लिए सभी संस्थानों की तरफ से आता है, विजन की तरफ से भी है कि एक ब्रीफ आता है, वो आपकी बाय एंड लार्ज रिक्वायरमेंट को पूरा करता है ना। उसमें हालांकि अगर ओरिजिनल दस्तावेज पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी पढ़ेंगे तो ऐसा कोई बहुत वो नहीं होता, क्योंकि जो मुख्य बातें वो आ ही जाती हैं उसमें। तो ये जो है एक मोटा मोटा बात है कि क्या करना चाहिए समसामयिकी के लिए। मैं फटाफट अगर हम चलूं तो कि प्रश्नों का क्या महत्व होता है, तो इसको भी देखिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया हुआ है कि 2004-5 के स्थान पर नई जीडीपी के आंकड़ों में नया आधार वर्ष, अभी आप जानते हो नया आधार वर्ष 2011-12 है। अब जब आप ये सवाल जानते हो तो अभी कुछ ही दिनों में खबर आएगी, मेरे ख्याल से 1 आध महीने में आ जाएगी, आप सुनोगे कि मॉस्पाई ने आधार वर्ष बदल दिया। तो जब आप क्वेश्चन किए होते हो तो आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है, यार इस पे क्वेश्चन आ चुका पहले भी, बात समझे, दिमाग में आ जाता है तुरंत, और आप तुरंत वहां पे हाँ कि मॉस्पाई ने आधार वर्ष बदल दिया। तो आप इस तरह से जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करते हो तो आपको समझ, और ये सिर्फ एक ही स्टेट की बात नहीं हो रही, सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं हो रही, बाकी जगहों की भी। तो आपको पता चला यार वो यूपीपीसीएस ने एक बार पूछा था, समझा है तो काम का है, इसको जानकारी होनी चाहिए। राजस्थान ने पूछा था, कुछ होगा काम का तभी पूछा रहा होगा। तो उससे क्या होता है कि आपको एक अंदाजा लगने लगता है कि कौन कौन सी चीजें ध्यान रखें। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि एनपीसीआई की बात आ रही है, एनपीसीआई ने रुपए स्कीम, अभी कुछ दिन पहले अगर आप देख रहे हो तो एनपीसीआई ने अभी रुपए को लेकर एक नया अप्रोच, रुपए यूपीआई को लेकर एक नया दृष्टिकोण है, हमने फीस सस्ती की है ताकि जो वीज़ा वूज़ा है उसको कम किया जा सके। हम अपना स्थानीय गेटवे को प्रमोट करना चाहते हैं। तो फिर आप ऐसे सवालों में जब आप सवाल करते हो तो अच्छा, जैसे घटना चक्र में क्या किया उन्होंने, उसका थोड़ा पृष्ठभूमि दे देते हैं कि एनपीसीआई क्या है, रुपए क्या है, तो उससे एक सहयोग हो जाता है। विशेषकर उनके लिए भी मैं कह रहा हूँ जो लोग ऑनलाइन है, दूर दराज देख रहे होंगे, हो सकता है उनके पास इतने स्रोत ना हो यहाँ तक पहुँचने के, तो उन्हें भी चाहिए कि कम से कम उन चीज़ों को जो है पढ़ेंगे तो भी पता चल जाएगा। आज आपको बस ये पता होना चाहिए क्या पढ़ना है। तो जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हो तो अंदाजा लगने लगता है कि इन चीज़ों पर ध्यान, जैसे भी रुपए यूपीआई को लेकर खबर आई थी, और सरकार हर संभव कोशिश कर रही कि रुपए यूपीआई ट्रांजैक्शन को थोड़ा और हम सस्ता कर पाए। तो वो फायदा होता है जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देते हो। एक छोटी सी बात कह के मैं बात को खत्म करूंगा, क्योंकि अगर बात तार्किक लग रही है आपको, लॉजिकल है, अगर हम एक छोटी सी बात यहाँ करें, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि बच्चों जैसी बात है, मैं जानता हूँ कई बार आपको अजीब लगता है कि सर आप मुझे बच्चों जैसा ट्रीट कर रहे हो ऐसा बता के, लेकिन जब भी कोई भी नोट्स बनाए तो हमेशा उसमें जगह छोड़िए। जैसे मान लीजिए आप जीडीपी के ऊपर लिख रहे हो तो आपको कॉपी में एक जगह छोड़ देनी चाहिए, दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी। मान लीजिए आपने जीडीपी के कुछ कुछ लिखा, फिर आपने जो है जीडीपी पे लिखा, अपने नोट्स बनाए, सारी चीजें हुई, कल को कोई खबर आई जीडीपी पर, आप क्या करिए, वो खबर आपने पढ़ी, करंट अफेयर वाली कॉपी में लिखा, उसके बाद गए अपने नोट्स पर और वो जो जगह छोड़ी थी वहां पे लिख दीजिए कि हाँ जीडीपी को लेकर ये खबर आई थी। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो जगह कम होगी, तो आपको कम शब्दों में ज्यादा बातें लिखना समझ में आने लगेगा कि कौन शब्द छोड़ने हैं, कौन से पकड़ने हैं। और वही रेफरेंस भी लिख दीजिए कि बाकी का विवरण, एक कोड बना के कि बाकी का विवरण करंट अफेयर्स वाली कॉपी में है। उससे फायदा क्या होगा कि जब भी आप जीडीपी का चैप्टर रिवाइज करोगे वो करंट अफेयर भी रिवाइज हो जाएगा, वो करंट अफेयर भी रिवाइज हो जाएगा। और अगर कुछ कंफ्यूजन बनेगा तो विवरण तो है ही है, विवरण वहां आप देख लीजिए। तो इस तरीके से अगर आप नोट्स बनाए, मैंने देखा है कि जो क्योंकि जितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं अगर आप ध्यान से देखो तो उनका ये सब दिखता है नोट्स में कि बहुत मेथोडिकल नोट्स बने होते हैं, कायदे से नोट्स बने। नोट्स बनाने से अब जैसे मान लीजिए कुछ लोग क्या करते हैं, स्टिकर चिपका देते हैं, ये करते हैं, उस समय कभी स्टिकर गायब हो गया, ये हो गया, तो उससे बढ़िया पहले से जगह छोड़े रहो। और अगर साल खत्म होते होते वो सारे जगह भर गए तो मान के चलिए आप पूरा तैयार है इम्तिहान के लिए। अगर जो जगह छोड़ी थी साल खत्म होते होते भर गया, पीटी आते आते वो सब भर गया है,
जो दाएँ-बाएँ जगह छोड़ी थी, तो मान के चलिए कि अब आप तैयार हैं, अब आप काम कर रहे हैं उस पे। तो ये एक नोट्स का भी महत्व होता है जो मुझे लगता है इन विषयों में जैसे कि पर्यावरण है, जैसे कि अर्थशास्त्र है जिसमें करंट अफेयर्स होते हैं, तो आप उनको वहाँ पर ज़्यादा जगह छोड़िए और उसको जैसे इतिहास में शायद इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतिहास में से कोई बहुत करंट अफेयर्स नहीं आता है। लेकिन हाँ, इन विषयों में कम से कम आपको जगह छोड़नी चाहिए ताकि आप करंट अफेयर्स को वहाँ जोड़ सकें। तो ये मोटी-मोटी कुछ बातें थी अर्थशास्त्र को लेकर, तो आपको मैंने पहले बताया कि पहला तो ध्यान रखिए कि विद्वता का इम्तिहान नहीं है। दूसरी बात आप ये ध्यान रखें कि हर चीज़ के बहुआयामी दृष्टिकोण को देखिए, उसका सामाजिक पक्ष, उसका आर्थिक पक्ष, उसका राजनीतिक पक्ष, उसका सांस्कृतिक पक्ष, पर्यावरणीय पक्ष। तीसरा मैंने आपको कहा कि जहाँ तक बात भारतीय अर्थव्यवस्था की है, पाठ्यक्रम को लेके स्पष्ट रहिए। पाठ्यक्रम के बारे में मैंने आपसे चर्चा कर ली कि हाँ, पाठ्यक्रम में कौन-कौन सी चीज़ें पीटी के लिहाज से, कौन सी मेंस के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। चौथा मैंने आपसे ये कहा कि नोट्स में कम से कम 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब ज़रूर रखें। पिछले साल का कोई भी कंपाइलेशन, मुझे घटनाचक्र अच्छा लगता है इसलिए मैंने उसका नाम लिया, आपकी मर्ज़ी आप कोई और भी रख सकते हो। तो पर एक विगत वर्षों का प्रश्नकोश आपके पास होना चाहिए। 5वीं बात मैंने आपसे ये कही कि करंट अफेयर्स के में लिए आप न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें। ज़रूरी नहीं कि उसको रटें, लेकिन न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें, तब आप कोई भी मैगज़ीन आती है उससे ज़्यादा लाभान्वित होंगे। पॉडकास्ट सुन सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूर सुनें। उससे आप धीरे-धीरे देखेंगे आपके अंदर चीज़ें इन्फॉर्मेशन को लेके विस्तारित हो रही हैं। छठवीं चीज़ मैंने आपसे ये भी कही कि जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं, नोट्स बन गए हैं प्रॉपर, तो जो मेंस 365 में शॉर्ट मैप होता है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। 7वीं बात मैंने आपसे कहा कि नोट्स में कोशिश करिए हमेशा जगह छोड़िए और इसको यथासंभव स्थान दीजिए, ताकि जो है आपके नोट्स पूरी तरीके से बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज़ रहें और जब आप विगत वर्षों में क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो भी कुछ मिल रहा है, तो उसको भी ऐड कर पा रहे हैं। तो ये 7 बातें, 7 घटक इंद्रधनुष जो है, अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो निस्संदेह आप मानिए आप कहीं भी रहें, दूर-दराज जो एरिया में भी कर रहे हैं, आज इन्फॉर्मेशन इश्यू नहीं है। आज अपने आप को व्यवस्थित करना, मैनेज करना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आई होप आप इस सेशन से लाभान्वित रहे। धन्यवाद।